विषय आपके सामने है। आज मैं आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा टैक्सेबिलिटी और टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के पहले मैं ये जरूर समझता हूं कि मैं संक्षिप्त सा अपना परिचय दे दूं। मैंने आयकर विभाग में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी की तरह 31 साल तक सेवा की है और उस सेवा के बाद में फरवरी 20 में प्रधान आयकर आयुक्त के पद से रिटायर या सेवानिवृत्त हुआ। मैंने विभाग में काम करने के दौरान लगभग 17 साल तक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी और उसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण कर संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी की तरह अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया है। मैंने विभाग में रहते हुए विभागीय पब्लिकेशंस में भी अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 2 बुक ऑथर की हैं जो आपके सामने है। एक कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे है तो दूसरी ट्रांसफर प्राइसिंग पे है। मुझे प्रशिक्षण देने का मौका सिर्फ भारतीय आयकर विभाग के कर्मचारियों को ही नहीं मिला, बल्कि मुझे मौका मालदीव्स इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के कर्मचारियों अधिकारियों को भी देने का मौका मिला। मैं 2 बार वहां पर उनको प्रशिक्षण देने के लिए गया। इसके साथ ही बांग्लादेश और श्रीलंका के राजस्व सेवा के अधिकारियों को मैंने प्रशिक्षण देने का काम किया था। इतने से संक्षिप्त परिचय के बाद अब अपन बात करते हैं आज की बात। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो जितने भी लोग रिटायर निकट भविष्य में हुए हैं, वो जिनके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पास आ रही है, जो लोग रिटायर होने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में या हो रहे हैं, और जो फ्यूचर में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन सभी के जहन में एक सवाल हमेशा आता है कि जो रिटायरमेंट के समय हमको इंटाइटलमेंट मिलेंगे, जो एक मुश्त राशि हमको मिलेगी, जो लमसम अमाउंट जो हमको मिलेगा, क्या वो टैक्स से मुक्त होंगे या उन पे टैक्स का भुगतान करना होगा। तो ऐसे 5 मुख्य विषय जिन पे आपको बड़ी राशि रिटायरमेंट से मिलती है, उनको आज की चर्चा के लिए मैंने सुना है। पहली है ग्रेच्युटी, दूसरा है कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, तीसरा है लीव इनकेशमेंट, चौथा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लेके आते हैं, और अंत में प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो एक मुश्त राशि आपको रिटायरमेंट मिलती है, उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम चर्चा स्टार्ट करते हैं ग्रेच्युटी से। और ग्रेच्युटी 3 श्रेणी में बांटी गई है। एक श्रेणी में गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हो, तो डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉय हो। उनके केस में जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अनुसार ग्रेच्युटी मिलती है। वो ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर मुक्त है। आपको ये बात बता जरूर समझता हूं कि ग्रेच्युटी का मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपीज है। ग्रेच्युटी सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलती है, लेकिन वो आपके वेतन और नियम के अनुसार कैलकुलेशन के अंदर गवर्नमेंट आपको देती है।
सो जो भी सैलरी आपको, सॉरी सैलरी, ग्रेचुटी, जो भी ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के समय अप टू 20 लाख रुपीज तक गवर्नमेंट देती है, वो इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10) के अंदर पूरी तरह से कर मुक्त है। सो इसके बारे में आपको कोई भी चिंता करने की, टैक्स लायबिलिटी के बारे में जरूरत नहीं है। दूसरे श्रेणी के कर्मचारी वो हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में गवर्न होते हैं, जो वर्कमैन और जो एम्प्लॉयज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर गवर्न है, और उनके एक्ट के कैलकुलेशन के अनुसार जो उनको ग्रेच्युटी मिलती है वो भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10) के अंदर पूरी तरह से कर मुक्त है। जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके लिए भी उसी तरह का प्रावधान किया गया है। वो भी जब रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं तो उनका भी जो फॉर्मूला है वो हाफ मंथ सैलरी इच कंप्लीटेड ईयर सर्विस। सो हर साल के लिए कंप्लीट सर्विस के लिए आधे दिन की, आधे महीने की सैलरी सैलरी जो एवरेज 10 मंथ के लास्ट सैलरी की एवरेज के बस में निकाली जाती है, उसके हिसाब से उनका कैलकुलेशन होता है। और उनके केस में भी जो ग्रेच्युटी 20 लाख रुपीज की लिमिट में, 20 लाख रुपए की सीमा में उनको जो मिलती है, 20 लाख तक वो कर से मुक्त है सेक्शन 10(10) के अंदर। तो उनको भी ग्रेच्युटी के बारे में टैक्स पेमेंट करने की चिंता नहीं है। लेकिन जो जनरल कंडीशंस दी गई हैं कि आपको ग्रेच्युटी जब मिलती है तो आपकी लिमिट फिक्स है, मॉनेटरी लिमिट। उसके साथ ही कुछ कंडीशन भी हैं। यदि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉय के साथ काम किए और एक प्रीवियस ईयर्स में आपको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलती है, या हो सकता है कि आप किसी पहले एम्प्लॉयर के साथ काम करते रहे, वहां पर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई ग्रेच्युटी के लिए, वहां से भी आपको ग्रेच्युटी मिली है, और आपके दूसरे एम्प्लॉयर से रिटायर हो रहे हैं, वहां से भी आपको ग्रेच्युटी मिल रही है। तो यदि आपने जो पहले एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिली थी उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं किया था, उसको एग्जाम क्लेम किया गया था, तो उस केस में जो हमारी 20 लाख रुपीज की जो एग्रीगेट राशि है, जिसके बियॉन्ड आपको एग्जामेशन आपके लाइफ टाइम में नहीं मिल सकता, सो वो ग्रेच्युटी यदि आपने दूसरे एम्प्लॉयर से ली है सेम ईयर में या किसी अर्लियर प्रीवियस ईयर्स में, तो इस साल जब आप उसको क्लेम करेंगे तो वो लिमिट 20 लाख में से कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। अब हम चलते हैं एक दूसरा बड़ा अमाउंट या बड़ी राशि जो आपके रिटायरमेंट के समय मिलती है, और आप मंथली पेंशन को जो आपको फिक्स हुई है उसके पार्ट को आप कंप्यूट कराना चाहते हैं, और जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलती है वो भी लमसम में एक मुश्त मिलती है। तो स्वाभाविक है हमारे जहन में ये सवाल आएंगे कि क्या ये अमाउंट, क्योंकि पेंशन जब आप मंथली लेते हैं तो टैक्सेबल है, तो ये स्वाभाविक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो पार्ट ऑफ पेंशन हमने कम्यूटेट कर लिया, क्या उसके ऊपर हमको टैक्स भरना पड़ेगा? इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। पहला,
वर्ग या पहली श्रेणी है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज की। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज हैं, या जो गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हैं, तो वो अपने रिटायरमेंट के समय जो पेंशन को कम्यूट करवा के कम्यूटेड वैल्यू लेते हैं, वो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेक्शन 10(10)(a) के अंतर्गत पूरी तरह से कर मुक्त है। मेरी जानकारी के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को 40% ऑफ पेंशन का कम्यूटेशन करने का ऑप्शन है, और यदि वो 40% या उससे कम तक की अपने पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं, और कम्यूट करने के बाद जो वैल्यू उनको उनको मिलती है वो कम्यूटेशन वैल्यू कर मुक्त है। इसी तरह से मैंने जो श्रेणियां यहाँ पर बताई हैं उनमें जो रूल एप्लीकेशन है एप्लीकेबल है, उन रूल के हिसाब से जो भी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपको मिलेगा, जो वैल्यू कम्यूटेशन मिलेगी, उसके बारे में आपको टैक्स लायबिलिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी टैक्स से पूरी तरह से कर मुक्त है। इसके बाद हमारे पास दूसरी श्रेणी आती है। हमने गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स और लोकल अथॉरिटीज के केस में जो बेनिफिट मिलने की ग्रेच्युटी का एग्जाम्पशन की लिमिट है, उसकी हमने बात की। नाउ जो जो एम्प्लॉइज उस श्रेणी के अंदर कवर नहीं है, जो पिछली स्लाइड से मैंने डिस्कस की है, उन श्रेणी के एम्प्लॉय के लिए भी इन जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है उसमें एग्जाम्पशन का प्रोविजन है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ऐसे कुछ एम्प्लॉयज हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स उनको ग्रेच्युटी देते हैं, उसके साथ पेंशन भी देते हैं। तो जिस केस में जिन एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, ऐसे एम्प्लॉयज के केस में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)(a) के अंदर उनके पेंशन का जो नॉर्मल पेंशन है उनका 1/3 1/3 तक भाग का यदि वो कम्पिटिशन करवाते हैं और कम्पिटिशन वैल्यू मिलेगी, उसके ऊपर उस अमाउंट तक कोई टैक्स नहीं है। तो उससे ज्यादा कम्यूट करके उनका एम्प्लॉयर देता है तो वो बात अलग है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनका एग्जाम्पशन की लिमिट सिर्फ 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन का कम्यूटेशन की वैल्यू होगी जिनको ग्रेच्युटी मिलती है। जिनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है उनके केस में वो अपनी जो पेंशन है नॉर्मल पेंशन उसको 50% 50% तक जो पेंशन है उसको कम्यूट करवा सकते हैं। कम्यूट से ज्यादा भी वो चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार उनको जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है वो वहां तक के 50% तक उन्होंने पेंशन को कम्यूट किया है उसका जो वैल्यू मिला है वो उनको एग्जम्प्ट होगा। तो कम्यूटेड सो आपका दूसरा एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पे भी सभी श्रेणी के सैलरीड एम्प्लॉयज को कंसेशन है। तीसरा जो लमसम अमाउंट आपको मिलता है वो आप जो अपने लीव जो आपको एक्रू होती है अर्न लीव, उसका सेक्रीफाइस करके आप अवेल करने के बजाय उसको बचाते हैं ताकि रिटायरमेंट के समय आपको कुछ लमसम अमाउंट मिल जाए। तो ये भी एक विषय है कि लीव इनकेशमेंट में जो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा क्या वो कर से मुक्त होगा। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली श्रेणी में इसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात करूंगा।
उनके केस में जो भी अर्न लीव का इनकेशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनके सर्विस रूल्स के हिसाब से होता है, वो पूरी तरह से इनकम टैक्स से कर मुक्त है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10A के अंतर्गत। जहां तक मेरी जानकारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लीव रूल्स कहते हैं उनको इनकेशमेंट जो टर्म में मिलता है वो मैक्सिमम 300 डेज तक अर्न लीव का इनकेशमेंट रिटायरमेंट्स में होता है। सो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने रूल्स हो सकते हैं कहाँ तक। सो जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और उनके जो सर्विस रूल परमिट करते हैं उस एक्सटेंट तक उनको जो भी लीव इनकेशमेंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी इनकम टैक्स से कर मुक्त है। इसके बाद हम बात करते हैं जो बाकी बचे हुए सिलेक्ट एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्पशन का प्रोविजन है। लेकिन हमने देखा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो पहले मैंने डिस्कस किया वहां पर कोई मॉनिटरी लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। वहां पर उनके लीव रूल्स से जो इनकेशमेंट होता है लीव रूल्स के उनके रूल्स के अनुसार इनकेशमेंट के जो रूल्स हैं पेंशन रूल्स हैं उसके अनुसार जो उनका इनकेशमेंट होता है वो उनको पूरी तरह से कर मुक्त है विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट। द लिमिट है मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में 300 डेज तक आउटर लिमिट था उनके केस में। नाउ जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके केस में जो मैक्सिमम अमाउंट का एग्जाम्पशन अवेलेबल है सेक्शन 10A के अंदर वो 3 लाख रुपीज तक है। यदि उनको 3 लाख रुपीज तक लीव इनकेशमेंट मिलता है रिटायरमेंट के समय तो वो पूरी तरह से कर मुक्त है। लेकिन यदि इससे ज्यादा मिलेगा तो उस पर उनको इनकम टैक्स भरना होगा। ये जो 3 लाख रुपीज का जो प्रोविजन किया गया है उस वो भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपका मैक्सिमम 10 मंथ की सैलरी आपकी इनकेश हो सकती है और वो सैलरी आपके प्रेसिडिंग 10 मंथ की जो सैलरी है उसका एवरेज के बेसिस पे होगा। सैलरी के अंदर बेसिक पे और डीए इंक्लूड होता है, एचआर इंक्लूड नहीं होता है। सो यहाँ पर और दूसरी बात यह भी कही कि आपकी जो सर्विसेज है तो एग्रीगेट आपका 10 मंथ की सैलरी तक का एग्जाम्पशन होगा। लेकिन उसके साथ भी एक लिमिट है कि आपकी यदि सर्विस कम है तो आपको 1 साल की कंप्लीट सर्विसेज के लिए सिर्फ 30 डेज तक का लीव इनकेशमेंट होगा। सो 10 मंथ आउटर लिमिट है, 3 lakhs आउटर मॉनिटरी लिमिट है। लेकिन यह भी है कि यदि आपकी सर्विसेज कम है तो आपको 30 डेज के हिसाब से ही 1 साल की जितनी सर्विस कंप्लीट की कंप्लीट सर्विस पर 30 डेज का आपको लीव इनकेशमेंट मिलेगा। वहां तक एग्जाम्पशन मिलेगा, कैलकुलेशन करेंगे तब आप। और यदि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास रहे हैं और दोनों एम्प्लॉयर ने आपको लीव इनकेशमेंट दिया है या आपको अलग अलग साल में पहले किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास था उसने लीव इनकेशमेंट दिया रिटायरमेंट में फिर आपको अभी फिर से लीव इनकेशमेंट मिल रहा है। सो आपके एग्रीगेट एग्जाम्स की जो मॉनिटरी लिमिट है वो मिला के 3 लाख से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम्पशन सिर्फ 3 लाख रुपीज तक ही मिलेगा।
अब आगे चलते हैं हम एक और स्कीम है जिसको हम कह लें रिटायरमेंट की स्कीम, जो नॉर्मल रिटायरमेंट नहीं है। और इसके लिए सेक्शन 10(10)(c) के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। वो दो तरह की स्कीम है, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और दूसरी है वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम। सो इन स्कीम के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम जो जिनका लिस्ट सेक्शन के अंदर दिया गया स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इन स्कीम के अंदर जो आपको अमाउंट मिलता है लमसम कंसिडरेशन, उस पर भी एग्जाम्शन का प्रोविजन है। लेकिन ये जो उसके साथ कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पहली कंडीशन तो ये है कि मैक्सिमम जो लिमिट है एग्जाम्शन की वो 5 लाख रुपीज है। सो यदि आपको 5 लाख रुपीज से ज्यादा यदि मिलता है स्कीम के अंदर तो वो टैक्सेबल होगा। सो और ये नॉर्मल वॉलंटरी रिटायरमेंट इसके अंदर कवर नहीं है। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्पेशल स्कीम है और जिसकी कंडीशंस मैं आगे बात करूंगा, जो कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है उनको फुलफिल करना स्कीम फ्रेम करते समय, स्कीम के अंदर कंडीशन फुलफिल यदि नहीं होती है तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी नहीं होगी। सो एक तो स्कीम में जो स्पेसिफाइड एंटिटीज हैं उनकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेके आती है, या पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम लेके आती है। सो वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम एप्लीकेबल है पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज को, और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एप्लीकेबल है दूसरी एंटिटीज को जो स्पेसिफाइड की गई है उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। सो अमाउंट आपका मैक्सिमम है 5 लाख रुपीज। लेकिन जब आप इसके अंदर एग्जामिशन क्लेम करना चाहेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये एग्जामिशन आपको एक ही असेसमेंट ईयर में मिलता है। सो आप एक से ज्यादा असेसमेंट ईयर में इसका क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 10(10)(c) के अंदर। इसके बाद चूंकि जो स्कीम बनती है वो दो चीजों को कंसिडर करके बनती है, या तो आपकी पुरानी सर्विसेज हैं उनको काउंट करके, या आपको फ्यूचर में और कितनी सर्विस बचती उसको लेकर ये स्कीम बनाई जाती है। इन स्कीम के लिए जो रूल हैं, जो स्कीम के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट के रूल 2BA के अंदर दिए गए हैं। तो स्कीम यदि उन रूल्स को नहीं फॉलो करती जिसके अंदर एज लिमिट का प्रिस्क्रिप्शन है, कितने सर्विस पे या कितने एज तक के एम्प्लॉयज को आप देंगे, ये उसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी या कॉम्पिटिशन को आप नहीं दे पाएंगे, उसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसी तरह से दूसरी कंडीशन में जुड़ी हुई है। तो एक बार जब वो स्कीम उस कंडीशन के अंदर बनती है, प्रिस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करती है, तभी आप इस स्कीम के इस सेक्शन 10(10)(c) के अंदर एग्जामिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एक बार आप एलिजिबल हो गए और मैंने बोला 5 लाख रुपीज आउट लिमिट है, आपने यदि एग्जामिशन इसके अंदर क्लेम कर लिया है तो जो सेक्शन 89 इनकम टैक्स एक्ट का अंदर है, जिसके अंदर आपको एडवांस में या एरियर में जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर रिलीफ करने का प्रोविजन है। सो आपने एक बार एग्जामिशन यदि सेक्शन 10(10)(c) के अंदर कर लिया तो आप सेक्शन 89 के अंदर टैक्स के रिलीफ क्लेम करने के हिस्से के हकदार नहीं होंगे। अपने अंतिम विषय पर आते हैं, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड फंड।
ये भी एक मुश्त अमाउंट होता है जो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर बचा रहता है। इसके अंदर हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी दो डिफरेंट सेक्शन के अंदर है। सेक्शन 10(11) एप्लीकेबल होता है पेमेंट फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 या सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड प्रोविडेंट फंड। उस प्रोविडेंट फंड से जो भी अमाउंट आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो पूरी तरह से कर मुक्त है। तो आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये भी क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो पेमेंट आपको प्रोविडेंट फंड से मिलता है दैट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन योर बैलेंस ईयर टू ईयर। सो इसमें भी कोई शंका नहीं होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है क्या वो हमारा टैक्सेबल होगा, नहीं। जो भी अमाउंट आपको प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है वो आपका कर मुक्त है। इसके अलावा जो एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं उनके केस में भी सेक्शन 10(12) के अंदर एग्जामिशन का प्रोविजन है। वो एग्जामिशन अगेन उनका एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविडेंट फंड रूल्स के अंदर, जिस रूल के अंदर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज किया गया है, उन रूल्स के अंदर जो मॉनेटरी प्रिस्क्राइब लिमिट है उस तक वो जो अमाउंट आपको विड्रॉ होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी कर से मुक्त है। सो मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप सबकी रिटायरमेंट बेनिफिट के टैक्सेबिलिटी के बारे में जो जिज्ञासा है उसका समाधान हो गया होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं तो ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये सारे जो एग्जाम्पशन आपको हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के, ये आपको लमसम अमाउंट मिले हैं। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर एक शेड्यूल होता है एग्जम्प्टेड इनकम। सो आपको जो एग्जम्प्टेड इनकम मिली है उस फाइनेंशियल ईयर के, जिसका हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, जिसका हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको वहां पर, वो एग्जम्प्टेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसको वहां पर दर्शाना ना भूलें। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा कि फ्यूचर में यदि आप उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप हाउस परचेज कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट में लगा रहे हैं या शेयर्स में लगा रहे हैं या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं उस पैसे को, तो वहां पर जब क्वेश्चन आएगा इसका सोर्स कहाँ है, तो आपके रिटर्न से उसका सोर्स एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कभी कभी हम ये गलती करते हैं कि चूंकि एग्जम्प्टेड इनकम है उसको हम उस शेड्यूल में नहीं भरते हैं। वो बाद में आपके लिए जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपके केस में वो इंफॉर्मेशन रिटर्न में अवेलेबल नहीं है, आपका केस कहीं स्पॉटिंग नहीं आ जाए। क्योंकि आजकल आपके सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल अगेन 26A फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं। डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्स से और उनको आपको भी दर्शाता है कि आपने ट्रांजेक्शन इस साल किए हैं, सो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मेरी सलाह है। कितना कहने के बाद जब आप मेरी बातें सुने हैं और आगे आपको पसंद आई है तो आप जरूर से आप इसको अपनी पसंद को दर्शाना भूलें। और यदि आपको लगा कि आपके दूसरे साथी भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं तो इस वीडियो को उनको शेयर करना ना भूलें। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं जो फ्यूचर में इनकम टैक्स के विभिन्न विषयों पर जानकारी लेके आऊंगा और आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों से सरल भाषा में जागरूक रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अंत में मैं आपसे थैंक यू कहूँगा। धन्यवाद। फिर से आपसे मिलने की उम्मीद में। थैंक यू वेरी मच।